सदर साहब का, वैसी साहब का 2 दिन का दौरा है, 18 और 19। वो किशनगंज आ रहे हैं। अगर महागठबंधन तैयार है हाथ मिलाने के लिए, तो एक कदम महागठबंधन बढ़ेगी तो हमारी पार्टी 2 कदम आगे बढ़ के हाथ मिला के साथ में इलेक्शन लड़ेगी। और हम लोग बीजेपी को क्योंकि डाल दिया जा रहा है नफरत डालने के लिए, नहीं तो बाद में पता चला कि कोई बात नहीं हुई है जिससे कि बिहारी मजदूरों को कोई कष्ट हुआ हो। मनीष कश्यप जो कह रहा है कि सन ऑफ बिहार, मेरे ख्याल से वो सन ऑफ बिहार नहीं है, सन ऑफ बिहार वो नहीं है, सन ऑफ विनाश है वो। कश्यप तो एक पहली बात आपको बता दें कि जैसे ही स्क्रीन पे आता है तो कुत्ते की तरह चिल्लाता है। प्राथमिकता ये नहीं है, ढूंढ रही है। अब पहले तो चिल्ला रहा था कि मैं अरेस्टिंग दूंगा। आज कहाँ चला गया वो बंदा? नहीं है, इसलिए कि वो लोग आग लगाने वाले हैं, चाहे कोई हो। पत्रकार तो अपने बिल में छुपा हुआ है। आम मजदूर, गरीब, मजलूम लोग वहाँ जाते हैं काम करने के लिए, रोजगार के लिए, उन्हीं को मारा पीटा जाता है। संगी ये भाजपाई लोग, किसी के ना बीवी है ना बेटा है, वो लोग दूसरे का दर्द क्या जानता है, इसलिए वो लोग तंग कर रहा है दूसरे किसी को। कर रहा हूँ कि वैसी साहब लोकसभा चुनाव में गोपालगंज के धरती चुनाव में भी ऐसा हल्ला बना था। अभी तक बिहार देख रहे हैं, गोपालगंज में हैं हम। हमारे साथ एआईएम के पूर्व विधायक प्रत्याशी अब्दुल सलाम उर्फ जी हैं। क्योंकि आने का कारण बता दें कि सीमांचल में ओवैसी साहब आ रहे हैं। ओवैसी साहब का क्या प्लान है, कितने दिनों तक रहेंगे, किस चीज़ का कहाँ का दौरा है, इनसे हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है कि विपक्ष जितने भी हैं सारे एक साथ आएंगे या नहीं आएंगे। सबसे पहले स्वागत है मुखिया जी। नमस्कार। मुखिया जी, ओवैसी साहब आ रहे हैं, क्या प्लानिंग है ओवैसी साहब का? एआईएम के सदर ओवैसी साहब सीमांचल आ रहे हैं और उनका जुझारू दौरा है और 2024 के लिए वो शंखनाद फूंकने आ रहे हैं। और पीछे भी बिहार वासियों ने देखा है कि सीमांचल में एआईएम का क्या रुतबा है। इंशाअल्लाह इस साल उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेंगे और एआईएम को लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। तो कितने दिनों तक उनका दौरा रहेगा ओवैसी साहब का? हमारे सदर साहब का, वैसी साहब का 2 दिन का दौरा है, 18 और 19। वो किशनगंज आ रहे हैं और बाकी तो आने के बाद पता चलेगा कि कितना छाप छोड़ पाएंगे ओवैसी साहब के आने के बाद से। एआईएम कितना मजबूत होगा? देखिए, हमारे ओवैसी साहब ने तो पीछे ही विधानसभा में छाप छोड़ दिया है। 5 विधायक जीत के आए एआईएम से, लेकिन दुर्भाग्य है कि आरजेडी वालों ने उनको खरीद लिया। लेकिन विधायक को बिकने से पार्टी नहीं टूटती है, उनका जनाधार आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। आपने देखा गोपालगंज में उपचुनाव में कितना अच्छा रहा एआईएम के लिए। पहली बार एआईएम ने गोपालगंज से इलेक्शन लड़ी और लोगों ने मुझे अच्छा हौसला अफजाई दिया। काफ़ी तादाद में लोगों ने वोट किया। इंशाल्लाह आने वाले दिन में मेरी उम्मीद है कि हमारी पार्टी इस गोपालगंज में कम से कम 4-5 सीट पे इलेक्शन लड़ेगी। और चलिए, वो बात तो अभी विधानसभा की है, अभी सामने लोकसभा है 2024। उसके लिए हम लोग गोपालगंज से, सारण से और सिवान से सारी टीमें जा रही हैं। यहाँ तक कि चंपारण, मुजफ्फरपुर, सब लोग हम लोग एक ही साथ निकलेंगे और अपना जाके वहाँ दौरा करेंगे। 2024 में भी गोपालगंज से एआईएम के कोई प्रत्याशी खड़ा होने जा रहा है? जी बिल्कुल, गोपालगंज ही नहीं, अगर जितनी नामो नेहाद सेकुलर पार्टियां हैं, अगर एआईएम के साथ इलेक्शन नहीं लड़ी तो लोकसभा के जितने सीटें हैं सब पे अपनी उम्मीदवार हमारी एआईएम पार्टी उतारेगी। इसलिए कि हमारे अख्तरुल ईमान साहब जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं और प्रवक्ता आदिल साहब हैं, ये लोग लगे हुए हैं। हम लोग भी अपने
औकात के मुताबिक रातों दिन लगे हुए हैं लोगों की खिदमत में, सेवा में, और इसलिए हमें उम्मीद है कि लोग समझ रहे हैं हमारी पार्टी का कार्यकलाप को समझ रहे हैं। इसलिए कि यही एक पार्टी है पूरे इंडिया के अंदर कि इसके पार्टी के अंदर जितने एमपी या विधायक हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना ये लोग लुटेरे हैं, ना ये लोग किसी को सताने वाले लोग हैं। ये गरीब, कुचले, दलित जितने लोग हैं। किसका चेहरा रहेगा विपक्ष में, किसका चेहरा रहेगा, किसके चेहरे के साथ आप उतरिएगा? अगर आपकी टीम, अगर आपकी पार्टी गठबंधन के साथ आ रही है, महागठबंधन के साथ आ रही है, कितना सहयोग रहेगा और किसके चेहरे से मतलब आगे वोट प्राप्त कीजिएगा? देखिए, गठबंधन में तो अब गठबंधन होने के बाद की बात है कि किसका चेहरा सामने आता है। नीतीश बाबू हैं, आपको आपकी पार्टी का सहयोग रहेगा अगर महागठबंधन से अगर आ रही है, हाथ मिलाने के लिए तैयार है? आपकी पार्टी कितनी तैयार है महागठबंधन आने में? अगर महागठबंधन के लिए महागठबंधन तैयार है हाथ मिलाने के लिए, तो एक कदम महागठबंधन बढ़ेगी तो हमारी पार्टी 2 कदम आगे बढ़ के हाथ मिला के साथ में इलेक्शन लड़ेगी और हम लोग बीजेपी को क्योंकि कहा जाता है कि जब तक विपक्ष एक साथ नहीं आएगी तब तक बीजेपी, बिहार तो बिहार है, पूरे भारत से नहीं जाने वाला है। ये बिल्कुल सही बात है, सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है। इसलिए कि सिर्फ 30 से 33% वोट लेके बीजेपी विराजमान है और बाकी सारी वोटें विपक्ष के पास है, लेकिन एकजुटता नहीं होने के कारण बिखराव है लोगों में, पार्टियों में बिखराव है, इसलिए बीजेपी बाजी मार रही है। लेकिन मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि इस बार लोकसभा चुनाव सारी पार्टियां मिलके ही इलेक्शन लड़ेंगी और बीजेपी को परास्त करने का काम करेगी। सर, एक बड़ा सवाल है, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल की तरह, आग की तरह फैला हुआ है। देखा ये जाता है कि तमिलनाडु में बिहारियों के साथ हिंसा किया जा रहा है, इस बारे में आपकी जानकारी हो तो? देखिए, कुछ सोशल मीडिया के पत्रकार लोग हैं जिनको ठेका मिला हुआ है जहर घोलना, जो जहर घोलने का काम करने का उनको ठेका मिला हुआ है। कोई भी वीडियो कहीं से उठा के डाल दिया जा रहा है नफरत डालने के लिए, नहीं तो बाद में पता चला कि कोई बात नहीं हुई है जिससे कि बिहारी मजदूरों को कोई कष्ट हुआ हो। रही बात कि इंसान दूर जाता है काम करने के लिए, किसी कंपनी में है, किसी को एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसी बात हो गई तो इससे फ्रिक्शन वाली बात नहीं होती है, लेकिन इसको बढ़ा चढ़ा के कुछ लुच्चे लफंगे पत्रकार हैं जो लोग चाह रहे हैं कि इस इंडिया में आग लगी रहे और हमारी रोटी सेकती रहे। बिहार का कथाकथित पत्रकार मनीष कश्यप, जो अपने आप को सन ऑफ बिहार कहा जाता है, उनके ही बारे में हम आपसे पूछना है कि वो लाइव आकर, जब उन पे इस वीडियो को पुष्टि होती है कि फेक वीडियो है, लाइव आकर तेजस्वी यादव पे हमला करना कि तेजस्वी यादव हम आपकी सरकार गिराने का दमखम रखता हूँ, कौन बोलता है? यह मनीष कश्यप बोल रहा है या विपक्ष का कोई नेता बोल रहा है इस बात को? देखिए, मनीष कश्यप जो कह रहा है कि सन ऑफ बिहार, मेरे ख्याल से वो सन ऑफ बिहार नहीं है, सन ऑफ बिहार वो नहीं है, सन ऑफ विनाश है वो। इसलिए कि तेजस्वी यादव को बोल रहा है कि हम सत्ता से गिरा देंगे, उसकी क्या औकात है? छोटा आदमी बड़ी बात बोलता है, इसलिए देखने वालों को भी बुरा लगता है। जिसकी जो वहदा हो उस हिसाब से उसकी इज्जत देनी चाहिए, ये इंसानी कर्तव्य है। किस नज़रिए से देखते हैं जो मनीष कश्यप जब भी पत्रकारिता करता है, हिंदू मुसलमान हर चीज़ में करते रहता है, हर जितने भी सारे वीडियो देखा जाए, ऐसे पत्रकारों को सरकार को क्या करनी चाहिए? देखिए, मनीष कश्यप तो एक पहली बात आपको बता दें कि जैसे ही स्क्रीन पे आता है तो कुत्ते की तरह चिल्लाता है। प्राथमिकता ये नहीं है, किसी भी बात को आप आराम से रख सकते हैं आवाम के सामने, पब्लिक के सामने। ऐसा नहीं कि कोई आग लगने वाली बात को अपने मुंह से निकालें, और चिल्लाने से कोई पत्रकार नहीं बन जाता है। वो विनाशक आदमी है, उसकी कोई वजूद नहीं है। और बाकी तो सबके सामने दिख रहा है कि वो अभी भाग व्हील पकड़ा हुआ है, वो बंदा, पुलिस ढूंढ रही है। अब पहले तो चिल्ला रहा था कि मैं अरेस्टिंग दूंगा, आज कहाँ चला गया वो बंदा? नहीं है, इसलिए कि वो लोग आग लगाने वाले हैं, चाहे कोई हो, मनीष कश्यप हो या कोई और हो। उसका बीजेपी से उसका लिंक है और बीजेपी उसका सहारा दे रही है, बीजेपी छुपा रही है। देखिए, मेरे पास तो कोई प्रमाण नहीं है कि बीजेपी का सहारा दे रही है, लेकिन जो उसका चाल चलन है उससे तो यही पता चल रहा है कि ये भाजपा ही ऐसे ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता।
ऐसे पत्रकार को समाज से बिल्कुल मतलब हटा देना चाहिए कि जो पत्रकार जब भी माइक उठाए हिंदू मुसलमान करे, दंगा की बातें करे, क्योंकि ये तमिलनाडु जो हिंसा हो जाता ये बहुत बड़ी हिंसा हो जाता, दो राज्यों के बीच मतभेद पैदा हो जाता और दो राज्यों में हमेशा से एक दूसरे को हीनता से देखा जाता। देखिए, कोई भी पत्रकार हो अगर वो हिंसा वाली बात करता हो तो उसको बाइकाट करनी चाहिए, चाहे वो मनीष कश्यप हो या कोई भी हो या किसी भी धर्म जाति का हो। इंसान को इंसानियत पे रहना चाहिए और आए हुए बात को भी थोड़ा सा नीचे से नॉर्मल से बात करना चाहिए। पत्रकार को कितनी औकात है कि वो सरकार गिरा सकती है? वो पत्रकार की कितने औकात रहता है? देखिए, बहुत सारे ऐसे भी पत्रकार हैं कि वो सरकार को गिरा सकते हैं, लेकिन वही पत्रकार गिरा सकता है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है और सच्चाई के साथ रहता हो। ऐसा नहीं कि वो आग लगाने वाला काम करता हो। अभी जो कर्नाटक की बात आप कर रहे हैं, अगर सोच बूझ से काम नहीं किया रहता सरकार तो आग लग गया होता इंडिया के अंदर और बहुत सारे लोग मारे जाते इसमें। और कौन मरता? वो पत्रकार तो अपने बिल में छुपा हुआ है। आम मजदूर, गरीब, मजलूम लोग वहाँ जाते हैं काम करने के लिए, रोजगार के लिए, उन्हीं को मारा पीटा जाता है। और वहाँ के लोग यहाँ भी कोई किसी कंपनी में है तो यहाँ बिहारी लोग भी मारते, यही होता है। यही उसका चाल था कि हम बवाल करा दें, इसमें कामयाब हो जाए। लेकिन हमारे हिंदुस्तानी भाई समझदार हैं, उनके अंदर सोचने की सलाहियत है, इसलिए सब लोगों ने सोच समझ के इस बात को ध्यान दिया और उसको नेगलेक्ट कर दिया उस पत्रकार को। चलिए सर, एक और सवाल है। लगातार जो सीबीआई और ईडी का जो छापा है, आरजेडी के घर, तेजस्वी यादव के घर, लालू प्रसाद यादव से पूछताछ होती है और ये ईडी द्वारा ट्वीट होती है कि 6000 करोड़ रुपए की संपत्ति पाई गई है और तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे साक्ष्य मांगा है कि अगर वो संपत्ति मिली है आपसे तो आप हमें उस चीज़ को दिखाइए कि हमें कहाँ मिली है संपत्ति। बाद में आज उसकी गवाही हुई, आज कोर्ट में पेशी हुई। लालू यादव की फिर से आज से बरी मिल गई है, उसको मतलब कोर्ट साजा नहीं दी, इस चीज़ को पुष्टि कर दी कि नहीं जो भी ईडी बातें कर रही है गलत आप बातें करते हैं। ये ईडी जो सीबीआई हो गई है सर, ये क्या हो गई है सर? क्योंकि एक ज़माने थी कि सर ईडी और सीबीआई से डर लगती थी। ईडी और सीबीआई सत्ताधारियों की कठपुतली बनी हुई है। किसी पे इल्ज़ाम लगा देना 600 करोड़ या 8,000 करोड़, उसको साबित भी करना पड़ता है। उन्होंने साबित नहीं कर पाया। अब वजह क्या है कि जब भी इलेक्शन की बात आती है उसी वक्त ईडी और सीबीआई ये बिल से निकल के आती है, इसलिए कि वो पशुआ कुत्ता है, वो बन चुका है। जहाँ के लिए भेजा जाता है, सरकार भेजती है, वहाँ जाके लोगों को डिस्टर्ब करती है। यही मेरा ख्याल है। सही अगर है तो उस तत्व को सामने लाना चाहिए कि तेजस्वी यादव का कौन सा बेईमानी संपत्ति है, उसको उजागर करना चाहिए। और राजश्री सर, एक सवाल है। राजश्री यादव है जो तेजस्वी यादव की पत्नी है, 15 घंटा तक पूछताछ होती है। एक गर्भवती महिला से 15 घंटा तक पूछताछ किया जाता है और उसके बाद से उस महिला को बेहोश हो जा रही है, हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। ये सत्ताधारी कितने गिर चुके हैं सर? देखिए, तेजस्वी यादव की पत्नी वो बिहार की बहू हैं। हर आदमी उनको इज्जत की निगाह से देखता है और एक गर्भवती महिला को इतना टॉर्चर करना ये इंसानियत नहीं है। और आपसे एक बात बता दूं कि ये संघी, ये भाजपाई लोग, किसी के ना बीवी है ना बेटा है, वो लोग दूसरे का दर्द क्या जानता है, इसलिए वो लोग तंग कर रहा है दूसरे किसी को, ताकि ये लोग सत्ता छोड़ दें। लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। पूरी इंडिया की पब्लिक, आवाम इस बात पे गामजन है कि इस बार बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। अच्छा सर, चलते चलते सवाल रहेगा, गोपालगंज से कब आपकी टीम निकल रही है सीमांचल के लिए? जी, हमारे गोपालगंज से एआईएम की टीम 17 तारीख को हम लोग निकल रहे हैं। कितने की संख्या में सर जाएगी? हम लोग कम से कम 20-25 गाड़ी से निकल रहे हैं और सीमांचल पहुँचते पहुँचते हम लोग कम से कम 100 गाड़ी के साथ हो जाएंगे। क्या लगता है कि ओवैसी साहब कभी गोपालगंज के पवित्र धरती पे भी आएंगे? जी, बहुत जल्दी आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में वो आएंगे, ये मेरा वादा है। आपका वादा है? बड़ी बात बता रहे हैं, बड़ी बात। कैमरा ऑन कैमरा बोल रहे हैं। जी जी जी,
क्योंकि देखिए, लोगों का मैं डिमांड हो जाएगा, फिर वीडियो के बाद से लोगों का डिमांड हो जाएगा कि ओवैसी साहब को मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि वैसी साहब लोकसभा चुनाव में गोपालगंज क्योंकि के धरती पर चुनाव में आएंगे। भी ऐसा हल्ला बना था कि नहीं, ओवैसी साहब मेरे आने मुंह वाले। मैंने अभी किसी से नहीं कहा था कि उपचुनाव में आएंगे, इसलिए कि वो बहुत बड़ी हस्ती हैं। इतने उनके पास वक्त नहीं है, पूरे इंडिया को देखना है और वो वर्ल्ड लेवल के नेता हैं। वो चिरकुट नेता थोड़ा ही हैं कि जहाँ मर्जी वहीं चले आए, अमित शाह की तरह और लोगों की तरह। उनका भाषण सुनते हैं ओवैसी साहब का, भाषा को लेकर बहुत कंट्रोल रहता है, वो अमर्यादित भाषा बयान नहीं देते हैं। इस चीज़ को लेकर उन्होंने लोगों पे बहुत उन दिलों पे राज किए हैं। देखिए, तालीम याफ्ता में और जाहिल में बहुत का फ़र्क है। हमारे सदर ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, उनको बोलने की सलाहियत है। ऐसा नहीं है कि वो किसी मठ और जंगल से उठ के चले आए हैं और जो मिजाज में आया वही बोल रहे हैं। वो बिल्कुल संविधान के दायरे में बोलते हैं। आज तक किसी ने साबित नहीं किया कि उनकी ज़ुबान से कोई गलत बात निकली हो, चाहे वो किसी कौम की बात हो या किसी पार्टी की बात हो। वो जो भी बात बोलते हैं हक की बात बोलते हैं, हक हकूक़ की बात बोलते हैं, गरीब मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं। चलिए, तो ओवैसी साहब आने वाले हैं, माने भविष्य में गोपालगंज आने वाले हैं। ये लोकसभा चुनाव में बिल्कुल बहुत बड़ी आएंगे। खबर बोल रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ एआईएम के पूर्व विधायक प्रत्याशी अब्दुल सलाम जी थे, जिन्होंने सीमांचल की धरती पर जो ओवैसी साहब आ रहे हैं, उन्होंने जाएंगे मिलने के लिए, अपने पार्टियों के साथ, अपने समर्थक के साथ मिलेंगे और उन्होंने ये दावा भी किया है कि भविष्य में आने वाले समय में हम ओवैसी साहब को गोपालगंज की धरती पर बुलाएंगे और पूरे गोपालगंज की जनता से रूबरू कराएंगे। फिलहाल पब्लिक तक बिहार देख रहे थे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।